ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम। सारे 11 फाइलम्स को हम फिर से अब एक नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे डिवाइड करेंगे और नेक्स्ट बेसिस लिया है बेटा हमने सिमेट्री। नेक्स्ट बेसिस क्या लिया है? सिमेट्री। सबसे पहले समझते हैं ये सिमेट्री क्या होती है, तब तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे किसी चीज को। ये देखो सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब है सेंटर से पास करता हुआ, ठीक है, सेंटर से पास करता हुआ कोई एक्सिस होना चाहिए और उस एक्सिस के थ्रू आप कोई प्लेन पास कर दो, ठीक है। एक्सिस और प्लेन समझते हो ना क्या डिफरेंस होता है। लेट्स से ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उससे सेंटर से पास करता हुआ ये एक एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस पे आपने एक प्लेन पास कर दिया, मतलब ऐसे, ये प्लेन ऐसे होता है। एक्सिस सिर्फ एक लाइन होती है, प्लेन ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, और आपने ऐसे एक प्लेन इसी एक्सिस से पास कर दिया, ठीक है, मतलब ये प्लेन आपने इस एक्सिस पे पास कर दिया। तो आपने करना क्या है सिमेट्री में, ये हटा देते हैं, ये आपको बेसिक बताने के लिए बताया था। सेंटर से पास करता हुआ कोई एक्सिस हो, उस पे अगर आपने प्लेन पास किया, उस सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के थ्रू अगर आपने एक प्लेन पास किया, मतलब प्लेन भी सेंटर के थ्रू ही पास होगा, तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपको ऐसा करने पे दो इक्वल हाफ्स, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है या नहीं हो जाती है। इस बेसिस पे हमने सारे के सारे एनिमल किंगडम के फाइलम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने बोला होते हैं सबसे पहले एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, जो एसिमेट्री शो करते हैं। एसिमेट्री शो करते हैं मतलब ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी में कोई ऐसा प्लेन नहीं है, नो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, नो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर divides the organism into two equal halves, into two equal halves। बेटा कोई ऐसा प्लेन है ही नहीं सेंटर से जो पास कर रहा हो, उस एक्सिस पे आपने कोई प्लेन पास किया और आपको दो बराबर हिस्से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, लेट्स से अमीबा की बॉडी जैसी होती है, कहीं से भी स्यूडोपोडिया निकल जाता है। अब लेट्स से सेंटर से ये वाला एक्सिस पास करता है, सेंटर से ये एक्सिस पे आपने एक प्लेन चला दिया, आपको दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। आपने ये एक्सिस पे चला दिया, फिर भी आपको दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ये भी दो इक्वल हाफ्स नहीं। आपके इधर से भी सेंटर से एक्सिस चला के देख लो, सेंटर से कोई भी प्लेन पास करके देख लो, आपको दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। नो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या शो करते हैं? एसिमेट्री शो करते हैं। बेटा ऐसा किस में हुआ था? सबसे पहले कौन आया था? पॉरीफेरा। तो उसमें कैसा कैरेक्टर होगा? सबसे प्रिमिटिव एसिमेट्री का। फिर इससे बेटर कैरेक्टर होगा जो इसके नेक्स्ट फाइलम्स में आएगा, और वो बेटर कैरेक्टर क्या होता है? रेडियल सिमेट्री। ये बेटर कैरेक्टर होता है रेडियल सिमेट्री। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ने बोला मैं कोई सिमेट्री नहीं रख सकता, फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स आए उन्होंने बोला हम रेडियल सिमेट्री रखने की कोशिश करते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बेटा? ऑल प्लेन्स, ऑल, यहां पर तो नो था, यहां पर क्या था बच्चे? नो प्लेन। यहां पर क्या है? ऑल प्लेन्स, ठीक है। ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करना बहुत जरूरी है प्लेन को। ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर divides the organism into two equal halves। किसी भी एक्सिस से प्लेन पास करा दो जो सेंटर से पास करा है, तुमको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे। ऐसा बेटा कब होता है? जब बॉडी ना ऐसे गोल होती है, सर्कुलर होती है, या सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी भी हो सकती है, ये फुटबॉल जैसी गोल बॉडी भी हो सकती है, सिलेंडर टाइप की भी हो सकती है। अब सिलेंडर में मान लो ऐसे रखा हुआ है, अब मान लो ये बहुत बड़ा सिलेंडर है ये पेन, तो आप ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, इस एक्सिस पे कट करो, इस एक्सिस पे कट करो, सेंटर से पास करते हुए आपको बार बार दो बराबर हिस्से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा? इसमें हमको क्या दिखता है कि सेंटर से पास करता हुआ आप ये एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले लो,
ये एक्सिस ले लो, किसी भी एक्सिस पे आप प्लेन पास करोगे आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे। ऐसा किसमें देखते हैं हम? रेडियल सिमेट्री में। सो ऑल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड, बाइलेटरल सिमेट्री। थर्ड आता है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाई मतलब तो होता है बेटा दो, पर इसमें दो ऐसे प्लेन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ऐसा प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, इसलिए हमने बाई बोल दिया है। ठीक है, आप उस नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे बाई वर्ड क्यों लिखा है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ओनली वन प्लेन। यहां पर नो प्लेन था, यहां पर ऑल प्लेन्स थे, यहां पर ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास कराना है बेटा हमने? पासिंग थ्रू द सेंटर। फिर क्या होगा? डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू बताओ टू इक्वल हाफ्स। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है दो रीजन से। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये डेफिनेशंस लिखने को आ सकती हैं, डिफरेंशिएशन लिखने को आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। और दूसरा रीजन है कि नीट के एग्जाम में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अचानक से सरप्राइजिंगली आए थे इस बार नीट 2022 में, और हमेशा भी थोड़े थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स भी आपको एनसीईआरटी की याद रखनी है, जो एज इट इज आपको आएंगे, आपको बताना होगा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ओनली वन, यहां पर क्या हो गया बेटा? Only one plane passing through the center divides the organism into two equal halves। ये इसमें क्या होगा? लेट्स से मान लो हमने बटरफ्लाई बना ली। ठीक है, बेसिक सी बना लेते हैं, बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाना है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें सिर्फ ना एक ऐसा प्लेन है, ये सेंटर से पास करता हुआ, सेंटर से पास करता हुआ सिर्फ एक ये वाला ऐसा प्लेन है। अरे यार, सीधी लाइन ही नहीं खींच रही बेटा। ये देखो, सेंटर से पास करता हुआ सिर्फ एक ये वाला ऐसा एक्सिस है, एक ये वाला ऐसा प्लेन है जिससे आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे। अगर आपने ऐसे कट किया तो दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, ऐसे वाली एक्सिस में नहीं मिलेंगे, ऐसे वाली एक्सिस में नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक इस वाली एक्सिस में आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे। So only one plane passing through the center divides the organism into two equal halves। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे कि रेडियल सिमेट्री में, अब हमने सबसे पहले क्या कि एसिमेट्री किसमें होती है? पॉरीफेरा में। तो पॉरीफेरा के बाद जो आए होंगे सिलेंट्रेट, उन्होंने कुछ तो बेटर किया होगा ना बेटा, तो वो बेटर सिमेट्री में आए किसमें? रेडियल सिमेट्री में। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा को दूसरा नाम बोलो फटाफट से, नाइडेरिया। और इसका छोटा भाई बताओ फटाफट से, टीनोफोरा। ये तो हमेशा इसके साथ ही रहते हैं, तो ये इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, फिर आए बेटा प्लेटीहेल्मिंथ, उन्होंने बोला हमें कुछ और बेटर करना पड़ेगा, तो प्लेटीहेल्मिंथ ने अपने पास क्या रखी? उससे भी बेटर सिमेट्री रखी, जो कि है बाइलेटरल सिमेट्री। और प्लेटीहेल्मिंथ में एक बार अच्छी सिमेट्री आ गई तो कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो प्लेटीहेल्मिंथ से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिंथ से लेकर कॉर्डेटा तक कौन सी सिमेट्री चलेगी? यहां से यहां तक लेकर चलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। अब आते हैं, एक एक्सेप्शन याद रखनी है बेटा आपको। एक्सेप्शन क्या है कि इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम याद है ना, लास्ट में एक फाइलम आती है इकाइनोडर्मेटा। बेटा इकाइनोडर्मेटा के अंदर फॉर एग्जांपल आता है स्टारफिश। ये बेटा रेडियल सिमेट्री रखता है। माना कि हम रिवर्स नहीं आते इवोल्यूशन में, प्लेटीहेल्मिंथ में एक बार बाइलेटरल आ गया तो फिर एस्केहेल्मिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में बाइलेटरल चलेगा। उसी में एक एक्सेप्शन आपको क्या याद रखनी है कि इकाइनोडर्मेटा में क्या आ गई थी? रेडियल सिमेट्री आ गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या, इकाइनोडर्मेटा ना डायरेक्ट बड़ा नहीं होता, दो तरह की डेवलपमेंट होती है जो हम सीखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे हम बेटा तो छोटे भी इंसान थे, बस बड़े हो गए, बड़े भी इंसान हैं। फ्रॉग को देख लो, फ्रॉग की एक स्टेज ऐसी थी जिसको आप लार्वा बोलते हो, टैडपोल बोलते हो। लार्वा जो टैडपोल था ना उसका, वो पानी में रहता था, फ्रॉग जमीन पे रहता है। अरे भाई, हम कौन सा पहले उड़ते थे अब जमीन पे आ गए? हम तो पहले भी जमीन पे रहते थे, अभी भी जमीन पे रहते। जो लोग उड़ते हैं ऐसे हवा में वो अलग बात है, वो सिर्फ एक फ्रेज है, रहते तो हम जमीन पे ही हैं। तो
फ्रॉग में क्या हुआ, टैडपोल पहले पानी में रहता था, टैडपोल के पास पूंछ थी, फ्रॉग के पास पूंछ नहीं है। तो अगर किसी की लाइफ में डेवलपमेंट के टाइम पर एकदम अलग ही कोई स्टेज आ जाए तो उसको कहते हैं लार्वा। तो इकाइनोडर्मेटा की लाइफ में भी एक ऐसी स्टेज आती है, उसके बाद जाके एडल्ट बनता है इकाइनोडर्मेटा का। तो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है ना बेटा, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो लार्वा तो बाइलेटरल सिमेट्री ही रख रहा था, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा तो बाइलेटरल सिमेट्री ही रख रहा था, सिर्फ उसका एडल्ट किस में आ गया, रेडियल सिमेट्री में आ गया। ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है। तो तुम बोलोगे मैम अगर हमें पूछा इकाइनोडर्मेटा तो हम किधर आंसर करेंगे? अगर बेटा कुछ नहीं लिखा है, लार्वा पूछेगा ना तो लार्वा लिखेगा आपको। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो आप एडल्ट ही मानोगे। तो अगर आप एडल्ट ही मानोगे, अगर कुछ नहीं लिखा है, इकाइनोडर्मेटा पूछ रहा है मतलब एडल्ट पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ए सिमेट्री के अंदर आ गया आपका पॉरीफेरा, रेडियल सिमेट्री में आ गया आपका सिलेंटरेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, और फिर बाइलेटरल सिमेट्री में आ गया प्लेटीहेल्मिंथ, एस्कीहेल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, not echinodermata but larva of echinodermata, then hemichordata and chordata, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, सिमेट्री के बारे में। तो सारे फाइलम्स को हमने रख दिया सिमेट्री के बेसिस पे। अब देखो ये डायग्राम आपको मिलेगा जब आप सिमेट्री पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स भी साथ में करते हुए चलेंगे। ये बनी हुई है बेटा रेडियल सिमेट्री, ये बनी हुई है बाइलेटरल सिमेट्री। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना यहाँ पे, ये सिलेंडर जैसा है, इसको एक बार इस प्लेन से कट किया गया सेंटर के, एक बार इस प्लेन से कट किया गया सेंटर के, और एक बार ना ऐसे प्लेन पास किया है जो कि अब ऐसे पास कर रहा है, और हम इसी तरह का सेक्शन देख रहे हैं तो हमको सिर्फ एक लाइन दिख रही है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको सीधी, ये ऐसे पास कर रहा है सेंटर से प्लेन, ठीक है। तो सेंटर से पास करता हुआ प्लेन हर एक्सिस में इसको दो, हर प्लेन जो सेंटर से पास कर रहा है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। बाइलेटरल में देखो इस वाले डायग्राम में सिर्फ यही वाला सेंटर से पास करता हुआ, सेंटर से पास करना तो जरूरी है, सिर्फ यही वाला एक ऐसा प्लेन है जिसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अगर आपने ऐसे काटा तो दो बराबर आपको हाफ्स नहीं मिलेंगे, ऐसे भी दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, ऐसे भी दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट इसमें देखो ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, किसी भी प्लेन से ऐसे कट करोगे ना तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, इसलिए आपको रेडियल सिमेट्री दिखाता है या बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, ठीक है। तो एक तो एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया, फिर हमने तीन तरह की सिमेट्री पढ़ी, नो प्लेन, ऑल प्लेन, ओनली वन प्लेन पढ़ा, कौन कौन से फाइलम कहां पे आते हैं और कौन सी एक्सेप्शन है और उसका लार्वा किधर आता है ये पढ़ा, ठीक। अब देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जो आते हैं ना बेटा, थोड़े से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर होते हैं बट प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो आपको आने चाहिए क्योंकि हो सकता है पूछ ले। तो उसके हिसाब से एक होती है बेटा बाई रेडियल सिमेट्री, एक क्या होती है, बाई रेडियल सिमेट्री। अब देखो इसमें ना दोनों नाम आ गए बेटा, बाइलेटरल का बाई उठा लिया हमने और रेडियल का रेडियल उठा लिया, रेडियल सिमेट्री का। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच का हिसाब किताब है, ये इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें कहते हैं सिर्फ एक प्लेन, इसमें कहते हैं सारे प्लेन। जब इन दोनों का मिक्सचर आता है तो इसमें होता है बेटा दो ऐसे प्लेन हैं, टू प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर विल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। देयर आर टू प्लेन्स इन बाइरेडियल सिमेट्री व्हिच आर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो ना ही ये बाइलेटरल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्लेन है, ना ही ये रेडियल है क्योंकि सारे प्लेन ऐसे नहीं है, तो आप इसको बाइरेडियल बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा किसमें देखा जाता है, हमने तो सारे फाइलम वहां रख दिए। एक ऑर्गेनिज्म होता है बेटा एडेम्सिया। ये एडेम्सिया क्या है, एक जानवर का नाम है, एक एनिमल का नाम है। ये एडेम्सिया बेटा आता है सिलेंटरेट के अंदर, किसके अंदर, सिलेंटरेट। सिलेंटरेट तो बेटा एक फाइलम है ना, उस फाइलम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसमें एक एग्जांपल आती है एडेम्सिया। ये एडेम्सिया बाई रेडियल सिमेट्री शो करता है, इसकी बॉडी में दो ऐसे प्लेन्स हैं जिससे आप कट करोगे सेंटर से पास करते हुए तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक ये याद रखना है। एक छोटी सी बात और समझ सकते हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री आपको पता है किसके लिए फायदेमंद होती है? रेडियल सिमेट्री फायदेमंद होती है जो भाग दौड़ नहीं सकते, एक जगह पर हैं, मतलब फिक्स्ड नेचर के हैं, फिक्स्ड नेचर के हैं।
ठीक है, हर जगह भाग दौड़ नहीं सकते। जैसे एनिमल्स भी सारे ऐसे नहीं है कि फ्री स्विमिंग है, आराम से तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बहुत सारे एक जगह पर किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी चीज पे स्टिक्ड है, भाग नहीं सकते, वो एक ही जगह पे उनको रहना है, तो उनको हम फिक्स्ड बोलते हैं। फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं सेसाइल। फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सेसाइल। मतलब ये कैसे है बेटा, नॉन मोटाइल। मैं ये टॉपिक अलग से भी आपको कराऊंगी, पर आप सब कुछ सीखते चलो अभी साथ साथ में भी, तो आपका दोबारा जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो ये रिवीजन होगा या और क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड है, सेसाइल है, मतलब नॉन मोटाइल है, मतलब ये भाग दौड़ नहीं सकते, उनमें हम रेडियल सिमेट्री बना देते हैं। क्यों, क्या फायदा है बेटा? मान लो ये एक चट्टान पे, किसी एक रॉक पे, पत्थर पे कोई ऑर्गेनिज्म चिपका हुआ है, तो रेडियल सिमेट्री है तो अच्छी बात है ना। मान लो बाइलेटरल सिमेट्री है, ऐसे कोई फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, या ये लो ये फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है, अब ये भाग नहीं सकता और इसका मुंह इधर है, क्योंकि इसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री आप सिर्फ एक एक्सिस में इसको कट कर सकते हो, तो इसका मुंह मान लो इधर साइड पर है, खाना मान लो इधर कहीं आया है, अब ये कैसे घूम के खाना पकड़ेगा, है ना, नहीं पकड़ पाएगा। तो रेडियल सिमेट्री से फायदा क्या होता है, हम उसको सिलेंडर जैसा बना देते हैं या फुटबॉल जैसा बना देते हैं, उसके बाद इसका मुंह ऊपर रख देते हैं। ओरल सरफेस कहाँ रखते हैं, ऊपर। उससे क्या होगा, खाना जिधर भी आएगा, इधर आया इधर से पकड़ लेगा खाना, क्योंकि खुद तो भाग नहीं सकता ना। इधर सामने आया, खाने को सामने से पकड़ लेगा, इधर खाना आया इधर से पकड़ लेगा, जिधर भी खाना आएगा वो ऐसे रोटेट करके खाने को पकड़ सकता है, क्योंकि वो भाग नहीं सकता। इसीलिए हमें उसका मुंह ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जिससे वो हर डायरेक्शन से फूड को पकड़ सके और अपने आप को मरने से बचा सके, अपने आप को किसी का शिकारी होने से बचा सके, शिकार होने से बचा सके, ठीक है। तो अगर कोई मान लो उसको मारने आ रहा है तो भी वो बच सकता है, और कोई खाना दिख रहा है तो भी वो खा सकता है। इसके लिए रेडियल सिमेट्री ज्यादा अच्छी होती है। तो रेडियल सिमेट्री किस में देखी जाती है जनरली, और किस में बेटर काम करती है? फिक्स्ड में, सेसाइल में, नॉन मोटाइल में, ठीक है। जबकि बेटा जब मोटाइल हो गए, जो ऑर्गेनिज्म भागने लग गए, वो फ्री हैं, वो फिक्स्ड नहीं है, नॉन फिक्स्ड है, सेसाइल नहीं है, नॉन सेसाइल है, नॉन मोटाइल नहीं है, मोटाइल है, मतलब वो फ्री है, यानी फ्री लिविंग है। और अगर वही पानी में होता है तो हम उनको फ्री स्विमिंग कहते हैं। उनमें बाइलेटरल सिमेट्री का फायदा होता है, क्योंकि वो तो एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, तो एक साइड उनका मान लो ये होगा, ब्रेन होगा, उधर ही मुंह बना देंगे। अब हमारी जितना डेवलप्ड ब्रेन सबसे पहले थोड़े आ गया था, पहले ब्रेन की डेवलपमेंट ऐसे हुई कि उधर ही आंख है, उधर ही खाना देखा, उधर ही माउथ है, ये देखो, इसीलिए हमारी डेवलपमेंट ऐसे रखी है, देखा तुरंत समझा, तुरंत पकड़ के खाना खा लिया। तो ये सब की वजह से ऐसी ये जो सिविलाइजेशन हुई है ना, ये बाइलेटरल सिमेट्री में हुई है। जैसे ऑर्गेनिज्म भागने लग गया, जिधर भागा उधर ही उसका ब्रेन बनने लग गया, जिसको आप कहते हो सिविलाइजेशन। इसको आप कहते हो बेटा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिविलाइजेशन का एडवांटेज हमको मिला बाइलेटरल सिमेट्री में, ये भाग रहे हैं, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री कर दो, सिविलाइजेशन कर दो, तो ये एडवांटेजेस हो जाता है। ये सब एज सच एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, बट बेटा ये बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए सारे के सारे फाइलम्स को ठीक से समझने के लिए और चीजों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ताकि आप और अच्छे से एक भी क्वेश्चन गलत किए बिना अपना पेपर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा एक्सेप्शन पढ़ा बाइरेडियल सिमेट्री का। फिक्स्ड में क्या फायदा होता है वो पढ़ा, रेडियल सिमेट्री का क्यों बता दिया, हर डायरेक्शन में से खाना पकड़ सकता है, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, जो भाग सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाग रहा था हमने उसमें सिविलाइजेशन कर दिया, जिधर भाग रहा था उधर ही ब्रेन डेवलप कर दिया, उधर ही आंखें हैं, उधर ही खाना देखेगा, तुरंत ब्रेन में डिसाइड करके खाना खा लेगा, ठीक है। तो सिविलाइजेशन कर दिया। और रेडियल सिमेट्री में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी कि ऐसे जिधर से वो फिक्स होते हैं उसके अपोजिट यहां पर ओरल सरफेस बना देते हैं इनका। मान लो ये ऐसे डमरू टाइप के हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये नीचे साइड पर तो ये कहीं से जुड़े होंगे, सबस्ट्रेटम है ये, मान लो ये इसी पर फिक्स है, ये मान लो कोई पत्थर है, ठीक है। तो ऊपर साइड पर ये यहाँ पर इनका माउथ होता है, जिससे वो हर डायरेक्शन से खाना ले सकते हैं, हर डायरेक्शन से खाना पकड़ के खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका ओरल सरफेस, जिधर माउथ है, ओरल कैविटी, वो ओरल सरफेस हो गया। तो ये वाली सरफेस क्या होगी, जिधर से वो जुड़े हुए हैं, वो नॉन और एब ओरल सरफेस होगी। नॉन ओरल, एब ओरल मतलब ओरल के अपोजिट। तो ओरल सरफेस और एब ओरल सरफेस होता है। बट ये वाले सारे नाम भी मैं आपको आगे अलग से सिखाऊंगी, जब मैं आपको फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड, सेसाइल और नॉन सेसाइल पढ़ाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको रेडियल और बाइलेटरल से रिलेटेड जितना समझना था वो बताया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है हमारा
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोप्लास्टिक है. फॉर द वंस हु आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आइदर इट कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और इट कैन बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब ट्राई आ गया तीन. ये दो और तीन क्या बेटा, ये होती है जर्म लेयर्स. क्या होती है? जर्म लेयर्स. जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना, लड़ाई होती है, वैसे बेटा लड़ाई बॉडी के सारे टिश्यूज बनाने के लिए भी होती है. जब हम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले हम छोटा सा फुटबॉल का सेल्स का मास थे, ठीक है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं. तो हुआ क्या, मान लो सबसे पहले हम एक सेल थे जाइगोट, ठीक है. जाइगोट ने डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी सेल्स बना ली, है ना. ये बहुत सारी सेल्स बना ली जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती हैं. कैसी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड. अभी इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि कौन सी सेल क्या है, सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है. तो फीटस जो कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, फीटस कैसा स्ट्रक्चर है? यूनिसेल्युलर बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. इससे डिवाइड करके हम एम्ब्रियो बना लेते हैं, एम्ब्रियो. और ये एम्ब्रियो क्या है? अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. मतलब अनडिफरेंशिएटेड समझते हो ना, डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा कि ये अलग है ये अलग है. अभी ये अनडिफरेंशिएटेड, सब एक जैसे है, ठीक है. अब इससे बेटा पूरा फीटस बनाना है. ये देखो, इससे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बनाने हैं और ऐसे फीटस रेडी करना है. तो सबसे पहले, ओहो यहाँ पे तुमने बताया भी नहीं, हमने फीटस लिख दिया है गलती से. ये क्या है बेटा? जाइगोट. जाइगोट है. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. जाइगोट के बाद वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो में जब सारे ऑर्गन्स पता चलने लग जाते हैं ना कि ये अलग अलग है, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाती है. अभी तो अनडिफरेंशिएटेड, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगी ऑर्गन्स की, तब हम इसको क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं. तो सबसे पहले आता है जाइगोट, फिर आता है एम्ब्रियो और फिर आता है फीटस, ठीक है. अब ये जो फीटस है ना, उसमें सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए ये भी लड़ाई करते हैं, ये भी काम चोरी करते हैं. मैं ये ऑर्गन नहीं बनाऊं, मैं ये वाला ऑर्गन बनाऊं, मैं कोई काम नहीं करूं. तो हमने क्या किया, बहुत अच्छा तरीका है, काम बांट दो. हमेशा काम बांटने से सब सही हो जाता है. तो हमने एम्ब्रियो में 3 लेयर्स डिवाइड कर दी, 1, 2 और 3, ठीक है. एम्ब्रियो में ये जो 3 लेयर्स बनती है ना, इनको ही आप कहते हो जर्म लेयर्स. क्या कहते हो? जर्म लेयर्स. और इन्हीं को आप और क्या कह सकते हो? एम्ब्रियोनिक लेयर्स. क्योंकि एम्ब्रियो में बन रही है ना बेटा, एम्ब्रियो में बन रही है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स. या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? जर्म लेयर्स. तो जैसे हमारे पास 3 जर्म लेयर्स थी या 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स थी जो एम्ब्रियो में बनी थी. इनके क्या नाम होते हैं? देखो 3 लेयर्स है ना, तो सबसे पहले लिखोगे आउटर एक लेयर है, फिर लिखोगे मिडिल एक लेयर है ना, और फिर लिखोगे इनर एक लेयर है, ठीक है. 3 लेयर हो गई, आउटर, मिडिल एंड इनर. आउटर लेयर को, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म. आउटर मोस्ट जर्म लेयर और आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म. मिडिल वन इज कॉल्ड एज मीसोडर्म. मिडिल वन को कहते हैं मीसोडर्म, और सबसे अंदर वाली को, इनर मोस्ट को कहते हैं एंडोडर्म. ये 3 तरह की लेयर हो गई, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है. चलो ये तुमने बेसिक सीखा कि हम किस बेसिस पे 2 और 3 बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि अगर 2 जर्म लेयर्स होंगी किसी के पास, 3 की जगह सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होंगी, यानी 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी, तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. और उसके पास ये तीनों जर्म लेयर्स या तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी तो हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. हुआ क्या बेटा, सबसे पहले आया पॉरीफेरा. पॉरीफेरा ने बोला कि इसका काम क्या है, तुम मुझे ये बताओ. एम्ब्रियोनिक लेयर्स का, एम्ब्रियोनिक लेयर्स का काम होता है बेटा टिश्यू बनाना, बॉडी के टिश्यू बनाना, है ना. एम्ब्रियोनिक लेयर का क्या काम है? सारे के सारे बॉडी के टिश्यू बनाना. तुम ये बताओ, पॉरीफेरा के पास टिश्यू था ही नहीं, टिश्यू इसके पास है ही नहीं. इसके पास तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसने बोला तुम एक बात बताओ, मुझे टिश्यू ही नहीं बनानी तो मैं एम्ब्रियोनिक लेयर क्यों बनाऊं? मेरे पास टिश्यू ही नहीं है, एम्ब्रियोनिक लेयर का काम तो है टिश्यू बनाना. तो बेटा पॉरीफेरा ने बोला मुझे किसी जर्म लेयर की जरूरत नहीं है. नो जर्म लेयर्स आर फाउंड इन पॉरीफेरा, ठीक. फिर आए बेटा सिलेंटरेटा.
ठीक है, सिलेंट्रेट्स आए और इसका छोटा भाई बता दो टिनोफोरा। ये दोनों, ये कहते हैं यार हमारे पास तो टिश्यू है ना, हमने तो अब कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू बनाने हैं, टिश्यू बनाने में लड़ाई हो सकती है, पर हमने तो पहली बार टिश्यू बनाई है, बहुत ज्यादा टिश्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हमको 3-3 लेयर का क्या काम है, हम 2 ही लेयर रखते हैं। तो इन्होंने सिर्फ 2 ही लेयर रखी और इनका काम हो गया। ठीक है, तो इनके पास बेटा 2 जर्म लेयर्स होती हैं बस। ठीक है, 2 जर्म लेयर्स। 2 जर्म लेयर्स में कौन कौन सी होंगी, 1-2 ही। अच्छा बेटा 3 लेयर होगी तब तो कोई बीच की लेयर होगी ना, 2 ही लेयर है तो कौन कौन सी लेयर हो जाएगी, आउटर और इनर। यानी इनके पास होती है बेटा एक्टोडर्म आउटर वाली और एंडोडर्म इनर वाली। ठीक है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। यानी कि बेटा जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आई, ये 2 जर्म लेयर आई, यानी क्या हो गया डिप्लोब्लास्टिक। ये कौन कौन से थे, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरन्स। तो ये बेटा डिप्लोब्लास्टिक थे। तो जब इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ आया ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुए, तो जो नई लेयर आई वो बाहर साइड या अंदर साइड नहीं आई, बीच में आई, इन दोनों के बीच में आई, वो मिडिल लेयर हो गई। यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म पहले से था और बीच में मेसोडर्म आ गई। एक्टोडर्म के बाहर या एंडोडर्म के अंदर लेयर नहीं आई, इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर आई है मेसोडर्म। ठीक है, हम देखो इसी चीज को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सीखेंगे कि जर्म लेयर का काम है टिश्यू बनाना। ठीक है, टिश्यू बनाना ये फिक्स होता है, फिक्स कर देते हैं हम कि एक्टोडर्म बॉडी का ये टिश्यू बनाएगी, एंडोडर्म बॉडी का ये टिश्यू बनाएगी, मेसोडर्म बॉडी का ये टिश्यू बनाएगी। जैसे हमारी बॉडी में फिक्स है, अगर मेरी स्किन एक्टोडर्म से बनी है तो आप सबकी स्किन भी एक्टोडर्म से बनी है। हम सब में एक स्पेशी में ये फिक्स होता है कि कौन सा ऑर्गन कौन सी जर्म लेयर से बनेगा। इसी बेसिस पे तो आप बताते हो ओरिजिन क्या है टिश्यू का, ओरिजिन ऑफ टिश्यू आप इसी से डिसाइड करते हो। याद है आपने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है, tissue is a group of cell with common origin, same origin which perform a particular or same function। तो ये जो आप same origin बोलते हो ना, वो इसकी बात कर रहे हैं हम origin की, कि एक टिश्यू है मान लो स्किन, तो इसकी सारी की सारी सेल्स एक्टोडर्म से ही बनी है। तो ऑल सेल्स इन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, इन अ ग्रुप ऑफ, जो हम बोलते हैं ना टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं उस ग्रुप ऑफ सेल की हर सेल का ओरिजिन सेम होता है। अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन एक ऑर्गन हो गया, एक टिश्यू हो गया, जिसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी का ओरिजिन सेम होगा। अगर हमारी स्किन एक्टोडर्म से बनी है, मेरी बनी है, तो आप सबकी भी एक्टोडर्म से बनी है। ये फिक्स हो जाता है इसी टाइम पर कि एक्टोडर्म ने क्या बनाना है, मेसोडर्म ने क्या बनाना है और एंडोडर्म ने क्या बनाना है, और ये हम सब में सेम होता है। अब एक्टोडर्म से अगर स्किन बनती है तो स्किन के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो एक्टोडर्म वाली सेल से ही डिवाइड होकर बनी है। तो स्किन का ओरिजिन क्या हो जाएगा बेटा, एक्टोडर्मल। स्किन का ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्टोडर्मल। तो ऐसे हम ओरिजिन ऑफ टिश्यू बताते हैं कि टिश्यू का ओरिजिन क्या एक्टोडर्मल है या मेसोडर्मल है या एंडोडर्मल है। ये बात मैंने आपको एनिमल टिश्यूज की फर्स्ट क्लास में सिखाई हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। सबसे पहले बनाते हैं, पॉरीफेरा को तो भूल जाओ, उसके पास जर्म लेयर ही नहीं है। हम पहले बनाते हैं डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर आई। ठीक है, देखो डिप्लोब्लास्टिक में क्या करना है, सबसे अंदर तो बेटा तुम गट की लाइनिंग बना दो और उसके बाद 3 लेयर बनाओ। घबराना नहीं है कि मैम 2 लेयर होनी चाहिए, आप 3 लेयर क्यों बोल रहे हो, अभी बताती हूँ। आप सबसे पहले 3 लेयर तो बनाओ। ठीक है, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, और आपको अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप चाहते हो पहले हम सुन लें अच्छे से बाद में डायग्राम बनाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो सबसे अंदर की तो खाली जगह छोड़ दो। अब सबसे अंदर की लेयर ये वाली है, इसमें बेटा सेल्स भर रहे हैं हम, ऐसे ये हम सेल्स भर रहे हैं। और ये हम कौन सी सेल्स भर रहे हैं, एंडोडर्म की सेल्स भर रहे हैं जो सबसे अंदर होती है। ठीक है, और सबसे बाहर भर दो बेटा एक्टोडर्म की सेल्स। सबसे बाहर क्या होती है, एक्टोडर्म, तो ये हमने सबसे बाहर भर दिया, एक्टोडर्म की सेल्स भर दी, ये एक्टोडर्म हो गया। तो इनर एंडोडर्म एंड आउटर एक्टोडर्म, बस यही तो बोला था हमने कि 2 जर्म लेयर होती हैं। तो ये बीच की लेयर हमने क्यों बनाई है बेटा, इसमें लेयर्स 3 होती हैं पर जर्म लेयर 2 ही होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर 2 ही होती हैं जिसमें सेल्स होती हैं जिससे टिश्यू बनेंगी। बीच में एक लेयर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, ये सेल्स नहीं है। देखो मैंने इसमें से सेल्स नहीं बनाए जैसे इन दोनों में बनाया, ये बेटा ए सेलुलर होता है, लेयर तो है पर ये सेल्स नहीं है, ये टिश्यू नहीं बनाएगी। तो आप ये बीच वाली लेयर को जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बोलोगे, ये बीच वाली लेयर जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये बीच वाली लेयर ए सेलुलर है और इसको कहते हैं बेटा मीसोग्लिया।
इस लेयर को मीसोग्लिया कहते हैं, मीसोडर्म नहीं, मीसोग्लिया। ये जर्म लेयर नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, इससे कोई टिश्यू नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये कैसी लेयर है बेटा, ए सेल्यूलर लेयर है। कैसी लेयर है, ए सेल्यूलर लेयर। और ये सब आप कब देख सकते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये आप कब देख रहे हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसमें सबसे बाहर आपने क्या बनाया बेटा, ये एक्टोडर्म, ठीक है। फिर बीच में बना दिया मीसोग्लिया, और ये सबसे अंदर क्या बनाया है, एंडोडर्म, एंडोडर्म। और ये बीच की खाली जगह क्या है, ये बीच की खाली जगह होती है बेटा गट, यानी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो बीच में ट्यूब चल रही है, हम ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, हमारे बॉडी का एक ट्यूब मान लो, बीच में एक और ट्यूब, ये मैं आपको सिखाऊंगी बॉडी फॉर्म में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे आप, ठीक है। तो सबसे अंदर चल रही है गट, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, वो एक ही बात है। तो ये गट की लाइनिंग चल रही है। आपने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और आप ऐसे देख रहे हो, तो सबसे अंदर गट दिखाई देगी, क्योंकि गट ऐसे लंबी होती है। अब आप तो कट करके ऐसे देख रहे हो, तो आपको सर्कुलर दिखाई देगा, फिर एंडोडर्म, फिर मीसोग्लिया, फिर बाहर है एक्टोडर्म, ठीक है, ऐसे आपको दिखाई देगा। अब आते हैं हम कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी सेम काम करना है। सबसे अंदर बनाओ गट, फिर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, ठीक है, और ये सबसे बाहर की आउटर लेयर, ठीक है। सबसे अंदर क्या चल रहा है, सबसे अंदर चल रहा है गट, ठीक है। अब इसमें आप सबसे इनर लेयर में क्या भरोगे, गट के बाद जस्ट बाहर सबसे अंदर की लेयर, इनर एम्ब्रियोनिक लेयर, दैट इज, अब तो याद हो गया ना, एंडोडर्म, ठीक। सबसे बाहर क्या भरोगे बताओ, सबसे बाहर भरोगे एक्टोडर्म। ये कौन सी लेयर होगी बेटा, एक्टोडर्म। ये दोनों तो पहले से ही थी, और अभी तो मैंने आपको बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो तीसरी लेयर आई है वो इनर और आउटर के बीच में आई है। तो इसके बीच में अब जो लेयर है, ये जो मीसोग्लिया था ना बेटा, ए सेलुलर सेल, इसी में सेल भर गई है। अब हम डॉट 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 नहीं बना रहे हैं, अब हम प्रॉपर ऐसे सेल्स दिखा रहे हैं, ये सेल्स आ गई हैं इसमें, ठीक है। तो ये बीच वाली लेयर में अब तो सेल आ गई है, और इससे अलग अलग टिश्यूज बनेंगी बॉडी की। तो अब ये जर्म लेयर है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, दो जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और यहां पर तीन जर्म लेयर होगी, जिसमें से ये बीच वाली अब मीसोग्लिया नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मीसोडर्म कहलाएगी, जो कि सेलुलर है, सेल्स भरी हैं इसमें। ये जर्म लेयर है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, तो इधर मीसोग्लिया किया है और इधर मीसोडर्म किया है। और अगेन सेम टू सेम, सबसे बाहर की लेयर क्या हो गई, एक्टोडर्म, सबसे बाहर की लेयर हो गई बेटा एक्टोडर्म, सबसे अंदर की लेयर हो गई आपकी एंडोडर्म, और उसके अंदर चल रही है गट। तो यहां पर हो गई दो जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर, तीन एम्ब्रियोनिक लेयर। मिडिल लेयर में यहां पर क्या भरा है, मीसोग्लिया। यहां पर मिडिल लेयर में क्या भरा हुआ है, मीसोडर्म। ये कैसी है, ए सेलुलर, ये कैसी है, सेलुलर। ये जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर है, नई लेयर आई है, बीच में आई है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। ये कोई टिश्यू नहीं बनाएगी मीसोग्लिया, पर मीसोडर्म टिश्यूज बनाती है। इसकी बॉडी में सारे टिश्यूज एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनेंगे। एक्टोडर्म हो गई आउटर, फिर एंडोडर्म हो गई इनर, और मीसोडर्म हो गई मिडिल लेयर, ठीक है। ऐसा किस में देखा जाता है बताओ फटाफट से, ये हमने किस में देखा है बेटा, ये हमने देखा है सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, और इसका छोटा भाई यानी कि टीनोफोरंस में भी, टीनोफोरंस में भी क्या है, टीनोफोरा के अंदर आपका हो गया डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। पॉरीफेरा में कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ यानी कि फ्लैटवर्म से आपने क्या शुरू कर दिया, फ्लैटवर्म से आपने शुरू कर दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और एक बार आप ट्रिप्लोब्लास्टिक में चले गए तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सारे के सारे क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब मान लो इसी में आपको क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आपने किस में देखी, दिख तो रहा है बेटा, सबसे फर्स्ट टाइम आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किस में देखी, फर्स्ट टाइम आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखी है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, फ्लैटवर्म्स में। फर्स्ट टाइम मीसोडर्म किस में आई, प्लेटीहेल्मिन्थ में।
फर्स्ट टाइम तीसरी जर्म लेयर किस में आई, प्लेटीहेल्मिंथ में, फ्लैटवर्म्स में। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं जिससे आप बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज इसमें पूछ रही है, इसका स्पेशल कैरेक्टर है, इसको टिक लगा दो, यही क्वेश्चन में पूछा है। आजू बाजू जो भी पूछा हो उसके अलावा आपको कोई स्पेशल चीज याद रहती है जिससे आपका आंसर का कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीसोडर्म, जिससे आप डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताते हो। इसका एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, जो एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये सबसे पहले एक क्या दिखाया है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो देखो लेयर तो तीन बनी है। सबसे अंदर बनी है गट, ठीक है, फिर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, पर देखो सबसे अंदर वाली में सेल्स बनाया है, वो डॉट 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 सेल्स के न्यूक्लियस है। सबसे बाहर वाली में भी देखो सेल्स बनाया है और ये डॉट 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 क्या उनके न्यूक्लियस, पर बीच वाली में देखो कोई सेल्स नहीं बनाया है, क्योंकि ये क्या है, बीच वाली लेयर है मीसोग्लिया, जो कि कैसी होती है बेटा, ए सेल्यूलर होती है। ये ए सेल्यूलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। जबकि इसमें देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बी वाला डायग्राम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इसमें सबसे अंदर तो क्या चल रही है, गट, उसके बाहर देखो अब इसमें भी सेल भरी है, इसमें भी सेल भरी है, इसमें भी सेल भरी है, न्यूक्लियस दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रही है। सबसे अंदर तो हो गया एंडोडर्म, बाहर हो गया एक्टोडर्म, और ये बीच वाली लेयर क्या हो गई बेटा, मीसोडर्म। तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको दिखाता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फटाफट से आप खुद से भी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नहीं बैठेंगे बेटा, आपके हाथ से डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके दिमाग में बहुत अच्छी मेमोरी डेवलप होगी जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो आप खुद से ये डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे।